वेक्टर एक्सरसाइज 23.2 का आर.डी. शर्मा बुक, ठीक है, क्लास 12। क्या क्लास 12 का पढ़ेंगे? 23.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कहता है इफ पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर क्यू आर इक्वल टू वेक्टर बी, फाइंड द वेक्टर पी आर। ध्यान से समझिए, 3 पॉइंट है, फिर से हम इसको मिटा के बनाते हैं। 3 पॉइंट से एक पॉइंट पी हो गया, दूसरा पॉइंट क्यूब हो गया और तीसरा पॉइंट आर हो गया, पी क्यू आर। तो ये कहता है आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों का तीनों एक लाइन पर है, संरेख जिसको हिंदी में कहते हैं, संरेख, तीनों एक लाइन पर हो गया। तो कहता सच दैट, इस प्रकार, किस प्रकार है ये कि वेक्टर पी क्यू, तब वेक्टर पी से क्यू को वेक्टर ए कहा गया, ठीक है। और वेक्टर क्यू आर, तो क्यू से आर को कहा गया वेक्टर बी। तब आपसे पूछा गया कि वेक्टर पी आर क्या होगा, तो सिंस हमको निकालना है वेक्टर पी आर, तो वेक्टर पी आर को थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो हम इसको, यह देखिए पी से आर निकालना है, तो हम इसको दो पार्ट में है, दो पार्ट में लिख देते हैं। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, दोनों को जोड़ सकते हैं। अब वेक्टर पी क्यू का मान दिया गया है वेक्टर ए, तो यहाँ वेक्टर ए और क्यू आर को लिखा गया वेक्टर बी, तो वेक्टर बी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गिवन ए कंडीशन, गिवन अ कंडीशन है ना, दैट 3 वेक्टर्स, किसके लिए, देखिए आपको एक कंडीशन देना है, लेकिन किसके लिए, 3 वेक्टर के लिए। वो तीनों वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, 3 वेक्टर है, ठीक है। कहता फ्रॉम द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, फ्रॉम नहीं फॉर्म द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो है एक त्रिभुज के, समझ लीजिए 3 भुजा है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ठीक है। व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज, तो कहता है कि क्या है अदर पॉसिबिलिटीज। देखिए इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए। तो ए से बी वेक्टर ए हो गया, बी से सी वेक्टर बी हो गया और सी से ए वेक्टर सी हो गया। तो पहला कंडीशन इसका हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब इसके अलावा अदर कंडीशन आपको बताना है ना। अदर कंडीशन आपको, अदर पॉसिबिलिटीज आप समझिए, तो यहां पर हम लिख देंगे अदर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, अदर पॉसिबिलिटीज। तो अदर पॉसिबिलिटीज में क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये एक साइड एक तरह से नहीं रह करके ये इस तरह से हो जाता है ए बी सी, हम ए के सामने वाले को ए ले सकते हैं, बी के सामने वाले को बी ले सकते हैं और सी के सामने वाले को सी ले सकते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि वेक्टर ए सी है और फिर वेक्टर, चलो यहाँ से ए लिख देते हैं ताकि आसान रहेगा। ये ए हो गया, ए यहाँ बी ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं। देखिए इसको ए कर देते हैं वेक्टर ए, इसको कह देते हैं वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी हम समझ लेते हैं रिजल्टेंट एक वेक्टर ए सी हो सकता है। रिजल्टेंट अदर कंडीशन, पहला तो हो गया कि सबको एक ही डायरेक्शन में ले लिए तो 0 आ गया। दूसरा हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर करते हैं, ए प्लस बी, तो यह रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर सी। तो उसी प्रकार से अगर हम एक और ट्रायंगल बना देते हैं, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, उतार लेंगे, इसको मिटा देते हैं, एक और ले लेते हैं। 3 त्रिभुज हम बना लेते हैं अदर पॉसिबिलिटीज का, 3 ट्रायंगल बनाते हैं। पहला ट्रायंगल ये हो गया, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ए बी सी, है ना। इसको हम वेक्टर ए के सामने वाले को ए कह दिए, बी के सामने वाले को बी चलो कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बराबर वेक्टर सी हम कह सकते हैं। देखिए
ट्राइंगल लॉ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर सी हो गया, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन यहाँ पर से ऐसे ले लेते हैं, त्रिभुज वही रखते हैं ए बी सी, ठीक है, यह उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो वही ले लेते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए के सामने वाला वेक्टर ए, बी के सामने वाला वेक्टर बी और सी के सामने वाला वेक्टर सी। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी लेते हैं और प्लस वेक्टर सी लेते हैं और रिजल्टेंट कर देते हैं वेक्टर ए, ठीक है। ये पहला कंडीशन इसका हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि देखिए ए वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी रिजल्टेंट, देखिए ये टेल टू टेल है और टेल टू टेल और हेड टू हेड है, तो इसको रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज नियम से। तो त्रिभुज नियम से क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए। उसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज हम बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे है वैसे ही नाम देंगे, ए बी सी। यहाँ पर वेक्टर ए हो गया, यहाँ वेक्टर बी हो गया, यहाँ वेक्टर सी हो गया। अब हम कहते हैं वेक्टर सी और वेक्टर ए बराबर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पर कहेंगे तीसरा कंडीशन कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी। ये आपका अदर कंडीशन हो गया तीनों। ये आपका अदर कंडीशन हो गया तीनों, कि मतलब इस तरह से एक तो होगा कि तीनों को जोड़ करके वो बताएं कि 0 आ जाएगा, और तीन ये तीनों और बन रहा है कि एक बार ए प्लस बी किया तो सी, एक बार बी प्लस सी किया तो ए, और फिर ए प्लस सी किया तो बी। ये अदर कंडीशन हो गया एक त्रिभुज का साइड अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हो तो। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। देखिए किताब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसमें कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नन कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, है ना, दैट आर द वेक्टर रेस्पेक्टिवली ए प्लस बी एंड ए प्लस ए माइनस बी। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर है जो कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। और कहता है हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट अगर दोनों का सेम है तो अगर वेक्टर ए यहाँ से शुरू हो रहा है तो वेक्टर बी भी यहीं से शुरू होगा, ठीक है, वेक्टर बी भी यहीं से शुरू होगा। तो आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, दोनों इनिशियल पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों क्या कंडीशन आपको बताता है। तो ये दोनों जो है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बताता है, ये दोनों जो है समांतर चतुर्भुज बताता है। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, दोनों सेम इनिशियल पॉइंट, यानी दोनों का शुरुआत बिंदु एक ही जगह है, ठीक है, दोनों एक ही जगह से शुरू होता है, एक ही पॉइंट से शुरू होता है। तो देखिए वेक्टर ए से बी हो गया वेक्टर ए, और हम एक और वेक्टर इसी डायरेक्शन में हम ले लेते हैं इस तरह से। तो ये भी अगर ये वेक्टर बी है तो इसी डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। और अगर इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ए बी, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं तो देखिए ये इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, ये इसका जो सर है यहाँ पहुंच रहा है, अगर इसका हम सर वहीं पहुंचा दे, ये टेल टू टेल और हेड टू हेड कर दे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए सी हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया ये त्रिभुज के नियम से वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, पहला कंडीशन आ गया। दूसरा लाना है हमको ए माइनस बी। तो ये आपको याद रखेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये जो है एक पैरेललोग्राम को इंडिकेट करता है, जिसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए यानी संलग्न भुजा जिसको हिंदी में कहते हैं, संलग्न भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा, ठीक है। अब हम इसको भी ला के दिखाते हैं ये कैसे हो गया। देखिए ध्यान से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जरा सा इसको इस तरह से मिला करके और इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये वेक्टर ए जो है ये हेड टू हेड और टेल टू टेल है। इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, ये कहानी नहीं था पहले, अब नहीं है। तो आप देखिए क्या है, वेक्टर ए का हेड के साथ इससे मिल रहा है और टेल इसके साथ मिल रहा है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बी दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर ए आएगा, ठीक है। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तब वेक्टर डी बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आप याद रखिएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज
दिस इज डायगोनल, ये डायगोनल ना हो गया, ये भी डायगोनल, विकर्ण हो गया, ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया, तो आप कहेंगे दिस इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये डायगोनल को आप विकर्ण लिख दीजिए, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम को आप समांतर चतुर्भुज कह दीजिए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है अगर दो भुजा, दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, एक ही है, तो इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो दोनों का जोड़ और घटाव, दोनों का जोड़ और घटाव जो है वो उसके डायगोनल को इंडिकेट करता है, यानी विकर्ण को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इफ वेक्टर ए इज अ वेक्टर एंड एम इज अ स्केलर सच दैट वेक्टर एम ए इंटू जीरो वेक्टर, एम ए इंटू वेक्टर जीरो या जीरो आप कह सकते हैं, ठीक है, देन व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर एम एंड ए। देखिए सबसे पहले चीज आप समझिए कि अगर ए जो है वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर है और एम कोई स्केलर है, तो दोनों को गुना करके जीरो आएगा, तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? तो हम लोग यही बता सकते हैं कि अगर ये दोनों जीरो है तो या तो आगे वाला जीरो रहा होगा, एम रहा होगा जीरो, तक गुना करे पर जीरो, और या ऐसा हुआ हो कि वेक्टर ए खुद जीरो रहा हो, या वेक्टर ए खुद जीरो रहा हो तब जीरो, और कोई कंडीशन तो है ना। जैसे दो चीज को हम गुना करेंगे तो जीरो कैसे आएगा? या तो पहला वाला जीरो रहा होगा तब आ गया जीरो, या दूसरा वाला जीरो रहा होगा तब आ गया जीरो। तो हम वही कह रहे हैं कि m बराबर जीरो होगा या और मतलब या वेक्टर a इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा नंबर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है इफ वेक्टर a कॉमा वेक्टर b आर टू वेक्टर्स देन राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इन तीनों में से कौन सही है और कौन गलत है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा वेक्टर ए बराबर हो रहा है माइनस वेक्टर बी के, वेक्टर ए बराबर हो रहा है माइनस वेक्टर बी के। सपोज करिए कि वेक्टर ए का मान इस वेक्टर ए बराबर हो रहा है माइनस वेक्टर बी के, तो आप समझिए कि अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए मतलब इस तरह समझिए कि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? मॉड लगने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अरे डायरेक्शन किधर भी रहे लेंथ बराबर तो हो ही सकता है, बात समझ रहे हैं ना, लेंथ बराबर हो सकता है। लेकिन दूसरा में कहता है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेंथ बराबर हो, तो भाई लेंथ बराबर हो तो दूसरा कहता है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है? वेक्टर ए अगर मान लेते हैं 5 मीटर का है और ये दोनों भी 5 मीटर का, तो चलो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया। लेकिन देखो तीनों का मैग्नीट्यूड देखो, तीनों हम इस तरह से बराबर ले लेते हैं, बराबर तीनों बराबर मैग्नीट्यूड, लेंथ में तीनों बराबर हो गया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये वेक्टर तो है बराबर, लेकिन ये वेक्टर हो सकता है इसका डायरेक्शन अलग ना हो रहा है? इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि अलग डायरेक्शन एक हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन रख रहा है, एक अलग डायरेक्शन रख रहा है, तो कहाँ से होगा? उसी प्रकार से यहाँ पर कि ए और बी दोनों अलग अलग वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग वेक्टर दोनों है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लेंथ दोनों का सेम है। मान लीजिए 5 है तो 5 दोनों आ गया, तो क्या जरूरी है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होगा? सपोज करिए कि ये हो गया 5 का और ये हो गया फिर 5 का, तो ये दोनों लेंथ के हिसाब से तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वेक्टर के हिसाब से बराबर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो हम कह ये देखिए सही है कि अगर दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन ये गलत हो गया और ये भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में हो सकता है ट्रू फॉल्स का और भी है, इसको आप बना के देख लीजिएगा 6, 7, 8, ठीक है। आप बना करके देख लेंगे, और नहीं अगर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम थ्योरी दे चुके हैं आगे का। आप क्या करिएगा कि एक्सरसाइज 23.3 बना करके देख लेंगे। RD शर्मा 23.3 आप लोग बना करके देख लेंगे, जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। 23.3 लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा
कि बना सके, ठीक है। जो नहीं बनेगा हम बताएंगे। इसमें हमने 5 तक आपको बताया, 10 तक टोटल है, 5 मैथ इसमें हो गया। 23.3 में भी कुछ मैथ बना करके आप देखिएगा। और देखिए वीडियो अल्टरनेटिव लोड होगा, एक दिन आरडी शर्मा का लोड होगा तो दूसरे दिन केसी सिन्हा का लोड होगा, दोनों का अल्टरनेट यूज होगा। एक दिन आरडी शर्मा, एक दिन केसी सिन्हा होगा। तो आप लोग जो है बना करके देख लीजिएगा आरडी शर्मा का, जिसका केसी सिन्हा का भी इससे हेल्प